अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं बेटा यहाँ कंटिन्यू करूंगा अपना प्रीवियस लेक्चर। और बेटा ये लेक्चर है रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना बेटा। तो बेटा मैंने ओल्ड थ्योरी के बारे में आपको बताया था रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। और बेटा आज डिस्कस करेंगे यहाँ मॉडर्न थ्योरी, ठीक है ना। मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न वेव क्या है ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है ना बेटा। वो थ्योरी बताएंगे और क्यों आ गई ये मॉडर्न थ्योरी, क्यों आ गई, क्यों बेटा आ गई। although there was old theory, although there was old theory for origin of friction। देखो बेटा क्या है एक्चुअली, क्या है कुछ लिमिटेशंस है ओल्ड थ्योरी में। लिमिटेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी क्या है, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी। क्योंकि ओल्ड थ्योरी क्या कह रही है कि रफनेस इज द कॉज फॉर फ्रिक्शन। बेटा ओल्ड थ्योरी ये कह रही है कि रफनेस इज द कॉज फॉर फ्रिक्शन। तो बेटा क्या है, अगर एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रफनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। बेटा देखो, अगर ये है दिस इज रफनेस एक बॉडी की, यहाँ एक बॉडी ए मान लीजिए कि बेटा ए बॉडी है, और बेटा ये दूसरी बॉडी है, यहाँ देखो बेटा क्या है, दिस इज हियर सेकंड बॉडी। ओके वेरी नाइस। ये बेटा बी बॉडी है एंड दैट इज द contact surface between A and B. This is rough surface. More the rough surface and more is the friction. लेकिन जितना ये एरिया बढ़ेगा, इसका एरिया अगर यहाँ भी बढ़ाएंगे, यहाँ भी बढ़ाएंगे बेटा एरिया, और यहाँ भी इसका एरिया बढ़ाएंगे, तो इतनी क्या हो जाएगी बेटा, इतनी क्या बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, क्या देखा गया है बेटा, एक्सपेरिमेंटली बेटा देखा गया है कि फ्रिक्शन बिल्कुल एरिया पर, बिल्कुल अपरेंट एरिया पर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन ओल्ड थ्योरी के हिसाब से ये डिपेंड कर रही है, तो लिमिटेशन है। और इसीलिए आ गई बेटा कौन सी, मॉडर्न थ्योरी। एक और पॉइंट है बेटा यहाँ कि अगर स्मूथ, देखो बेटा अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी रफनेस इज कॉज फॉर फ्रिक्शन। अगर यहाँ अप्लाई फोर्स करें तो फ्रिक्शन यहाँ आएगी, तो रफनेस इज द कॉज फॉर फ्रिक्शन ओल्ड थ्योरी के हिसाब से। तो बेटा जितनी स्मूथनेस आ जाएगी, जितनी सरफेस स्मूथ होगी, इतनी फ्रिक्शन कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी। लेकिन जब एक्स्ट्रा स्मूथ, अगर स्मूथ तो ये है, अगर स्मूथ सरफेस है तो बेटा हमको पता है कि फ्रिक्शन कम होती है, फ्रिक्शन कम लगती है। लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथ, अगर दो बॉडीज एक्स्ट्रा स्मूथ हो, अगर दो बॉडीज एक्स्ट्रा स्मूथ हो बेटा, दो बॉडीज एक्स्ट्रा स्मूथ, तो बेटा ये फ्रिक्शन बढ़ती है। अगर दो बॉडीज एक्स्ट्रा स्मूथ हो तो बेटा फ्रिक्शन बढ़ती है बिटवीन ए बॉडी एंड बी बॉडी, ये बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी ये तो नहीं बढ़नी चाहिए, फ्रिक्शन तो कम होनी चाहिए एक्स्ट्रा स्मूथ के लिए, और वहां भी फेल हो रही है। तो किन दो पॉइंटों पर फेल हो रही है ओल्ड थ्योरी। ओल्ड थ्योरी बेटा बिल्कुल फेल हो रही है कि इट डजंट टेल अस व्हाई फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, एक बात। और दूसरी बात यह है कि व्हाई फ्रिक्शन इंक्रीजेस for the two bodies which surfaces are in contact with each other when these surfaces are very smooth, when these are extra smooth के लिए तो कम हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथ कह रही है, एक्स्ट्रा स्मूथ की बात आ रही है कि फ्रिक्शन अगेन एक्स्ट्रा स्मूथ बॉडीज के लिए फ्रिक्शन इंक्रीज हो रही है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, आप खुद भी बेटा देख सकते हैं। फॉर एक्स्ट्रा देखो बेटा क्या है, ओके वेरी नाइस सीरियर, ओके देखो बेटा क्या है, फॉर एक्स्ट्रा स्मूथ के लिए फ्रिक्शन अगेन इंक्रीज, एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस के लिए फ्रिक्शन अगेन इंक्रीजेस। व्हाई, व्हाट इज द रीजन। तो इसके लिए, इसीलिए यहां मॉडर्न थ्योरी आ गई, तो मॉडर्न थ्योरी इसका जवाब दे रही है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्शन, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टू सरफेस विच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर दो सरफेसेस विच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, अगर ये एक्स्ट्रा स्मूथ है तो फ्रिक्शन डिक्रीज नहीं हो रही है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो रही है। लेकिन ओल्ड थ्योरी के हिसाब से डिक्रीज होनी चाहिए, और इसका जवाब यहां दे रही है, इसका जवाब दे रही है मॉडर्न थ्योरी, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया friction is independent of the area of two surfaces which are in contact with each other, and friction increases when two surfaces in contact with each other are extra smooth, ठीक है ना। तो बेटा इसके लिए मॉडर्न थ्योरी आएगी, वो डिस्कस करेंगे थोड़ा यहाँ, ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा सी डियर, देखो बेटा क्या है, वेरी नाइस सी माय डियर, देखो बेटा क्या है,
मॉडर्न थ्योरी क्या है बेटा, ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में क्या कह रही है, देखो बेटे क्या है। मॉडर्न थ्योरी ये कह रही कि रफनेस, ये नहीं कह रही कि रफनेस इज कॉज फॉर फ्रिक्शन। हाँ ये तो है कि अगर रफनेस है तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो रही है, स्मूथनेस है तो फ्रिक्शन डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथनेस के लिए क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा स्मूथनेस के लिए अगेन फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका जवाब यहां मिलता है मॉडर्न थ्योरी में। मॉडर्न थ्योरी कह रही है कि ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या कह रही है बेटा कि ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। देखो बेटा कैसे, अगर मैं बेटा यहां एक सरफेस लूंगा, ऑल दो द सरफेसेस अपीयर टू बी एज स्मूथ, बट व्हेन वी सी देम विद ए सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप वी सी एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस, दैट इज वी सी रफनेस देयर, यहाँ कभी ऊपर कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, और इसको कहते हैं एलिवेशन डिप्रेशन को कहते हैं रफ सरफेस, ठीक है ना। ये स्मूथ तो नहीं है ना, स्मूथ सरफेस को ऐसे कहते हैं जो स्मूथ हो जाए, ठीक है ना। अगर हम ये जैसे बोर्ड को देखेंगे ना माइक्रोस्कोप से तो बेटा ये लगेगी रफ सरफेस, लेकिन यहाँ स्मूथ लग रही है, लेकिन इतनी स्मूथ नहीं है, इसमें भी एलिवेशन डिप्रेशन है। तो हर जो भी कोई बॉडी लग रही है स्मूथ, इसकी एलिवेशन और डिप्रेशन है, ठीक है ना, रफनेस है। मैन वी सी दिस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो बेटा क्या है, तो यहाँ ये ए बॉडी है, ठीक है ना, ये है एरिया ऑफ कांटेक्ट। देखो बेटा ये मान लीजिए ए बॉडी है, ठीक है ना, एंड दिस इज फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज एरिया ऑफ कांटेक्ट। अगर यहाँ बेटा ऐसी दूसरी, देखो बेटा ये बेटा यहां बी बॉडी है, ये बेटा ए बॉडी है, यहाँ ये ए बॉडी है बेटा, ठीक है ना, ए बॉडी, और बेटा ये बी बॉडी है, दीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो बेटा देखो क्या है, देखो क्या है कि यहाँ फ्रिक्शन का ऑरिजिन क्या है। देखो बेटा यहाँ जब है ना ये प्रेस करता है, यहाँ देखो बेटा यहाँ ऐसे, यहाँ at the point of this is actual contact, this is actual contact between the actual point of contact between the two bodies A and B which are in contact with each other। बेटा इसको apparent contact कहते हैं। इसका कितना एरिया है, इसका कितना एरिया है कांटेक्ट में, वो apparent contact, लेकिन एक्चुअल कांटेक्ट तो यही है ना, एक्चुअल कांटेक्ट, इसको एक्चुअल कांटेक्ट कहते हैं, जहां से इनका एक्चुअल जो है ना कांटेक्ट है, फिजिकली एक्चुअल कांटेक्ट हो रहा है। लेकिन अपेरेंटली तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है और ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है अपेरेंटली, ठीक है ना। अपेरेंट और एक्चुअल में थोड़ा बेटा ये समझ लेना चाहिए। तो देखो बेटा क्या है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रेसिंग हो रही है, क्योंकि जब ऊपर वाली बॉडी है ना, जो अब जो बॉडी हियर द ए बॉडी विच इज हियर प्रेसिंग दिस बॉडी बी, तो प्रेसिंग से यहां बेटा क्या हो रहा है, प्रेसिंग से यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, याद रखो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरएटॉमिक फोर्सेस और इंटरएटॉमिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस याद रखना बेटा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बेटा, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल, एटम और इसके एटम या इसके मॉलिक्यूल बेटा बने होते हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होती है, इन्हीं के दरमियान एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन और एक का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का न्यूक्लियस, इनके दरमियान एक इंटरेक्शन होती है और बेटा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चार्जेस के दरमियान जो भी इंटरेक्शन होती है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन ये किस टाइप में, बेसिक फोर्सेस क्या है इनका, बेसिक ऑरिजिन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ ये जितना ये प्रेस जितना करेगा इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा और इतनी फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी, इतनी वेल्डिंग हो जाएगी ज्यादा, और जब यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे ये नहीं चलेगी, मुश्किल, क्योंकि हमको ब्रेक करनी है ये वेल्डिंग, इनको कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग बेटा। यहाँ एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इनको कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग, इतनी वेल्डिंग हो रही है जबरदस्त वेल्डिंग, और इस वेल्डिंग को कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है ना। ये क्यों आती है, इट इज ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ठीक है ना, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज इंटर एटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है ना बेटा। आई बात समझ में। लेकिन एक्चुअल क्या है, अब कौन सा यहाँ एक प्रेशर है जिसको एडहेसिव प्रेशर कहते हैं, इसी की वजह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक प्रेशर यहाँ होता है, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज एडहेसिव प्रेशर। क्या बेटा इसको कहते हैं, एडहेसिव प्रेशर। तो बेटा ये एडहेसिव प्रेशर ये इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज दिस टर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन, याद रखा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है ना, इसी की वजह से ना एटम्स नजदीक आते हैं, मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं, और इनमें प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्जेस ड्यू टू न्यूक्लियस, एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, एक का न्यूक्लियस दूसरे का, इनके दरमियान जो फोर्स होता है चार्ज के, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंटरएटॉमिक। लेकिन यहाँ प्रेस हो रहा है ना बेटा, यहाँ प्रेस हो रहा है, प्रेसिंग की वजह से एक प्रेशर आ रहा है जिसको कहते हैं एडिटिव प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा इसको, एडिटिव प्रेशर। तो एडिटिव प्रेशर, जितना एडिटिव प्रेशर ज्यादा होगा इतना फ्रिक्शन ज्यादा, याद रखना बेटा।
या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोर द एडिसिव प्रेशर, ये लिखना बेटा, मोर द एडिसिव प्रेशर, मोर इज द फ्रिक्शन, ये याद रखना, मोर इज द फ्रिक्शन। बट ये किसकी वजह से होता है? ये बेटा एक्चुअली यही एडिसिव प्रेशर की वजह से यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि जितना प्रेस हो जाएगा ना, यहाँ इतने मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, इतने एटम्स नजदीक आ जाएंगे, इतने क्या, जब चार्जेस नजदीक आएंगे, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की चार्जेस पॉजिटिव आएंगे, तो इतना ज्यादा इंटर एटॉमिक फोर्स हो जाएगा। ये प्रेसिंग की वजह से है। किसकी वजह से है? इसको कहते हैं एडिसिव प्रेशर। तो एडिसिव प्रेशर यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म है। तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से? एडिसिव प्रेशर। एडिसिव क्या है? एडिसिव मीन्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ये एक सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस है, जिन इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है इसको कहते हैं एडिसिव। लेकिन इनके दरमियान जो प्रेशर जो यहाँ है, प्रेस की वजह से जो होता है डिफरेंट सब्सटेंस के दरमियान जो प्रेशर यहाँ आता है, प्रेस, इस प्रेस को कहते हैं बेटे, इस प्रेशर को कहते हैं एडिसिव प्रेशर। ठीक है ना? ओके बेटे, देखो बेटे, आप सी ना, देखो बेटे क्या है, अब ये किस तरह एक्सप्लेन करती है, किस तरह ये एक्सप्लेन करती है कि वाई फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द apparent area, why friction is independent, यहां ये इसको एक्सप्लेन करता है। किसको? why friction is, एक्सप्लेनेशन देती है, इसको एक्सप्लेनेशन देती है बेटा, एक्सप्लेनेशन देती है। किसकी बेटा एक्सप्लेनेशन? why friction is independent of, why friction is independent of the, why friction is independent of the apparent area of contact, apparent area which is in contact, apparent area of the contact of, apparent area of the contact, apparent area of the contact of two surfaces। बेटा क्या लिखा मैंने? वाई फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एपरेंट एरिया ऑफ द, ये एपरेंट एरिया यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसको एपरेंट एरिया कहते हैं। और ये जो है ना यहाँ, ये एक्चुअल एरिया है। एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है, लेकिन एपरेंट एरिया बहुत ज्यादा है। तो ये कहता है कि फ्रिक्शन, वाई फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, जो ओल्ड थ्योरी जो एक्सप्लेन इसको नहीं करती है। देखो बेटा कैसी, मैंने कहा कि यहां देखो बेटा क्या है कि एडिसिव प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर बेटा किसी में होता है? प्रेशर होता है बराबर फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। क्या बेटा मैंने लिखा? एडिसिव प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है ना? देखो बेटा क्या है, जितना ये एरिया, अपरेंट एरिया ज्यादा होगा, इतनी ये वेल्डिंग ज्यादा होंगी। कम तो कम ही, अगर ये लेंगे यहां से यहां तक तो ज्यादा वेल्डिंग, अगर यहां अपरेंट एरिया लेंगे यहां और यहां का तो ज्यादा वेल्डिंग यहां से यहां तक। अगर बेटा ये भी लेंगे तो ज्यादा, अगर यहां तो ज्यादा। देखो बेटा क्या है, अगर एरिया बढ़ाएंगे, अपरेंट एरिया ज्यादा करेंगे तो वेल्डिंग ज्यादा आएंगी, तो फोर्स भी ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां फोर्स, ये फोर्सेस ऑफ ये आएगा, ये क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहां भी इलेक्ट्रो, यहां ये ज्यादा आएगा, ज्यादा वाइक हो जाएगा। लेकिन एडिसिव प्रेशर क्या रहेगा बेटा? ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों बेटा? ज्यादा, ये भी ज्यादा, लेकिन ये कांस्टेंट है। अगर ये कम, अगर ये एरिया बेटा इन तीनों का, इन्हीं तीनों का लेंगे, इन्हीं तीनों का लेंगे यहां से यहां तक, तो बेटा एपरेंट एरिया कम आया, फोर्स भी तीनों का आया, ये भी बेटा कम आया, कम और कम बेटा यहां। लेकिन एडिसिव प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। यहां याद रखा, कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? अगर एरिया बढ़ाएंगे, एपरेंट एरिया बढ़ाने से फोर्स इंक्रीज होता है, क्योंकि इतनी वेल्डिंग ज्यादा आएगी। अगर एपरेंट एरिया कम करेंगे तो बेटा वेल्डिंग कम आएंगी, कोल्ड वेल्डिंग, एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो भी कम आएगा, तो वहां पर फोर्स कम आएगा, तो कम, लेकिन एडिसिव प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि क्योंकि फ्रिक्शन, द कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज एक्चुअली एडिसिव प्रेशर। तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ? 10 here, this remains constant, but it is equal to this additive pressure is responsible for friction, therefore friction क्या रहेगी? फ्रिक्शन रहेगी constant। So that is why friction is independent of area, क्योंकि एरिया बढ़ने से ये फोर्स बढ़ता है, और जब ये ज्यादा बढ़ता है तो ये कांस्टेंट रहता है। अगर एरिया कम हो तो फोर्स कम हुआ। अगर एरिया इतना ही लेंगे तो इतना ही फोर्स, अगर एरिया इतना लेंगे तो इतना तीनों का फोर्स, अगर एरिया इतना लेंगे तो चारों का फोर्स। जितना एरिया बढ़ाएंगे इतना फोर्स बढ़ेगा, लेकिन एडिसिव प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट है। लेकिन फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एडिसिव प्रेशर, तो फ्रिक्शन बेटा क्या रहेगी? कांस्टेंट। 10 बेटा फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया फ्रॉम दिस टू दिस, अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सरफेस। आई बात समझ में?
एक्चुअली इट इज एडिसिव प्रेशर। एडिसिव प्रेशर कांस्टेंट रहता है बेटा। ये हाँ मान लिया कि ज्यादा एरिया से ज्यादा वेल्डिंग आएगी, ज्यादा फोर्स बढ़ेगा, लेकिन फोर्स तो है फोर्स, लेकिन एक्चुअली है क्या, प्रेशर। प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन। तो ये एडिसिव प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है। आई बात समझ में? हाँ ओके, वेरी नाइस। अब दूसरा पॉइंट बेटा देखो क्या है, सी डियर, देखो बेटा क्या है दूसरा पॉइंट, देखो बेटा क्या है दूसरा पॉइंट, सी माय डियर। तो दूसरा पॉइंट बेटा यहां है कि एक्स्ट्रा स्मूथ, फॉर एक्स्ट्रा स्मूथ, यस, फॉर एक्स्ट्रा स्मूथ बॉडीज, फॉर एक्स्ट्रा स्मूथनेस फ्रिक्शन अगेन इंक्रीजेस, विच आर द फॉर एक्स्ट्रा स्मूथ ऑफ टू बॉडीज विच आर इन कंटेक्ट विद ईच अदर, तो बेटा फ्रिक्शन अगेन इंक्रीजेस। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल जीरो होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा है कि ये ज्यादा है। देखो बेटा अगर आप लेंगे ना एक शीट, शीशे का एक शीट लेंगे और वहां स्मूथ शीशे का दूसरा शीट लेंगे, अगर एक पर रखेंगे दूसरा शीट, तो फिर इसको आप मोशन देने की कोशिश करिए, मूव करने की कोशिश करिए, फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि स्मूथ है ना, एक्सपेरिमेंटली स्मूथनेस ज्यादा है तो फ्रिक्शन बढ़ गई। लेकिन ओल्ड थ्योरी के हिसाब से इसकी फ्रिक्शन जीरो आनी चाहिए। तो इसका जवाब मिलता है यहाँ बेटा क्या, मॉडर्न थ्योरी से। देखो बेटा कैसे, ठीक है। तो बेटा अगर यहां देखेंगे, अगर ये एक सरफेस है बेटा, मान लीजिए कि एक ए बॉडी की सरफेस है, ठीक है ना, तो बेटा ये दूसरी बॉडी की सरफेस है, ठीक है ना, दूसरी बॉडी की सरफेस बी बॉडी की सरफेस है बेटा। ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और बेटा यहां से यहां तक जो एरिया है, यहां से यहां तक ये एरिया, यहाँ एरिया, ये एरिया और ये एरिया बेटा, ये एरिया जो है ये अपरेंट एरिया है यहां से यहां तक, और ये एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना बेटा। देखो बेटा क्या है, सीडीआर, अगर बेटा हम इसको आप समझिए रफ है, जितनी रफनेस है इतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। फ्रिक्शन तो है ही ज्यादा, फ्रिक्शन रफनेस से, क्योंकि यहाँ एक्चुअल कांटेक्ट पर ज्यादा प्रेशर आएगा, और ज्यादा प्रेशर की वजह से बेटा क्या हो जाएगा, वेल्डिंग ज्यादा हो जाएगी। देखो बेटा, लेकिन एक्चुअल काज तो नहीं है, काज तो है रफनेस इज, फॉर रफनेस देयर इज फ्रिक्शन, लेकिन एक्चुअल काज, लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथ के लिए क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा स्मूथ के लिए अगेन फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है वही यहाँ एक्सप्लेन करना है। देखो बेटा क्या है, एक्स्ट्रा स्मूथनेस के लिए क्या होता है, देखो बेटा जितना हम इसको स्मूथ करेंगे, इसको स्मूथ करेंगे, यहाँ लाएंगे तो स्मूथनेस बढ़ जाएगी, इसको भी स्मूथ करेंगे, इसको तो स्मूथनेस ऐसी आएगी बेटा, आएगी ना बेटा ऐसी, क्या ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा बेटा। जब इसको स्मूथ करेंगे तो बेटा ये ऐसे आएगा बेटा, ऐसे ऐसे आएगा। देखो बेटा ऊपर वाली जो आएगा ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। देखो बेटा कैसे आएगी। जब इसको स्मूथ करेंगे तो बेटा ये ऐसे ऐसे थोड़ा आएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो बेटा ये ऐसे, तो ये बॉडी भी थोड़ा इसके कांटेक्ट में आएगी बेटा, ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे। तो क्या ये मॉलिक्यूल्स बेटा क्लोज आएंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, जितना माल, तो फोर्स क्या, फोर्स बढ़ेगा। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², कोलंबस फोर्स। अरे F इज इक्वल टू ये, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। छोटे इसकी बात, तो R है ना, जब R कम हो जाएगा यहाँ इनके दरमियान, जब R कम हो जाएगा, R कम होने तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर है, क्योंकि एक्चुअल क्या है बेटा यहाँ रेस्पॉन्सिबल है एडिसिव प्रेशर। तो एडिसिव प्रेशर बेटा किसको होता है, एडिसिव प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है ना बेटा, फोर्स बाय एरिया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेटा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या, यहाँ क्या हो रहा है, दूसरी, यहाँ तो अपरेंट एरिया कांस्टेंट रहता है। अपरेंट एरिया क्या रहता है, एरिया रहता है कांस्टेंट, याद रखो। अपरेंट एरिया हियर रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरे केस के लिए, स्मूथ केस के लिए अपरेंट एरिया क्या रखा मैंने, कांस्टेंट है बेटा। क्या रखा मैंने, ये कांस्टेंट है। लेकिन मैंने स्मूथनेस से क्या हो गया बेटा, अपरेंट एरिया मैंने कांस्टेंट रखा, ये कांस्टेंट रखा, लेकिन मैंने स्मूथ बनाया। स्मूथनेस से क्या बेटा, ये मॉलिक्यूल्स क्लोज आए मॉलिक्यूल्स बेटा, क्लोज आए मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स जो इस ए बॉडी के हैं और बी बॉडी के हैं वो क्लोज आ गए बेटा, वेरी वेरी क्लोज आ गए वो पॉइंट्स। तो बेटा क्या फोर्स बढ़ गया, आपको फोर्स से क्या बढ़ गया, एडिसिव प्रेशर। और एडिसिव प्रेशर इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर बेटा फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल, एडिसिव प्रेशर, तो फ्रिक्शन बढ़ गई। बात आई, फ्रिक्शन इंक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि इंटर जो मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जो मॉलिक्यूल्स ए बॉडी के और जो मॉलिक्यूल्स बी बॉडी के, इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो रही है स्मूथनेस से। जब डिस्टेंस कम हुई तो बेटा आर कम हुआ, तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स इनके दरमियान ज्यादा हुआ। फोर्स क्या हुआ बेटा, ज्यादा। जब फोर्स ज्यादा हुआ तो एडिसिव प्रेशर ज्यादा हुआ। तो एडिसिव प्रेशर इज बेटा रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो गई। कैसे, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन molecules increases. Why? Distance between molecules कैसे decrease हुआ, sorry. Why? When distance between molecules decrease. When it decreases, because for smooth surface.
स्मूथ सरफेस के लिए मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ द टू बॉडीज विच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर क्लोज आ रही है। तो जब ये क्लोज आ रही है तो बेटा आर कम हो रहा है इनके दरमियान, चार्जेस के दरमियान, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब ये बेटा कम हुआ तो फोर्स ज्यादा हुआ, जब फोर्स ज्यादा हुआ तो बेटा एडिसिव प्रेशर ज्यादा हुआ। जब एडिसिव प्रेशर ज्यादा हो, ये एपरेंट एरिया मैंने कांस्टेंट रखा, ये मैंने कांस्टेंट रखा, तो जब एडिसिव प्रेशर ज्यादा हुआ तो दैट इज रिस्पांस फॉर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो गई। स्मूथ सरफेस के लिए आई बात समझ में? क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल है वो क्लोज आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स। जब ये स्मूथ किया इसको भी स्मूथ, जब आर कम हुआ तो फोर्स ज्यादा हुआ, जब फोर्स ज्यादा हो तो एडिसिव प्रेशर ज्यादा हुआ, और एडिसिव प्रेशर ही रिस्पांसिबल है किसके लिए बेटा, किसके लिए, फ्रिक्शन के लिए। तो फ्रिक्शन बढ़ गई फॉर स्मूथ सरफेस के लिए। ओके, आई बात समझ में? तो यहाँ फेल हो रही थी क्या ओल्ड थ्योरी, लेकिन यहाँ ये थ्योरी मॉडर्न थ्योरी काम आई। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा अब यहाँ नया टॉपिक लेंगे, और नया टॉपिक है यहाँ बेटा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो बेटा, ओके वेरी नाइस। Now see here, okay, very nice. देखो बेटा क्या है, लॉज ऑफ देखो बेटा देयर आर मेनली 4 लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना बेटा। आई विल डिस्कस दिस वन बाय वन। ओके, वेरी नाइस। तो देखो बेटा क्या है, here now I will discuss here laws of limiting friction। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी आता है एग्जाम में 3 नंबर का या 4 मार्क्स का वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज क्या है बेटा, याद रखो बेटा। देखो बेटा क्या, तो फर्स्ट लॉ क्या है यहाँ बेटा, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस दैट टेंडेंसी ऑफ मोशन। जहां से मोशन टेंड हो रही है, जहां से बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी, इसी डायरेक्शन के अपोजिट में आ रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो पहला लॉ है, समझ में आई बात। देखो बेटा क्या है, अगर मैंने यहाँ बेटा एक रफ सरफेस ले ली, थोड़ा रफ लेनी है क्योंकि अगर एक्स्ट्रा स्मूथ है, स्मूथ के लिए 0 है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथ के लिए अगेन इंक्रीज हो जाएगी। स्मूथ के लिए फ्रिक्शन क्या है, 0, एक्स्ट्रा स्मूथ के लिए क्या है, इंक्रीज, ठीक है ना। रफ के लिए तो है ही फ्रिक्शन। ओके, वेरी नाइस। तो मैंने बेटा यहाँ रखा एक ब्लॉक, ठीक है ना, ब्लॉक, और इस ब्लॉक का मास मान लीजिए m है। मैंने यहाँ बेटा अप्लाई किया फोर्स, ठीक है ना। जब बेटा मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई किया तो देखो बेटा क्या, ये कोशिश करेगी मुंह यहाँ टेंडेंसी ऑफ मोशन यहाँ है, जहां से जिस डायरेक्शन में मैंने अप्लाई फोर्स किया, एफ अप्लाइड, दिस इज टेंडेंसी ऑफ मोशन यहाँ है। लेकिन अभी मोशन स्टार्ट नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है पहले थोड़ा दिखाएंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन कब, व्हेन इट इज मैक्सिमम। The maximum static frictional force is known as limiting frictional force, ठीक है ना। तो ये रेस्ट में ही, तो बॉडी भी नहीं मूव हो रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ना टेंडेंसी इसको यहाँ मूव हो जाने की है, यहाँ इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ हम अप्लाई फोर्स कर, तो इसी के अपोजिट में क्या आ रहा है, इसी के अपोजिट में आ रहा है एफ एल तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये इसी के अपोजिट में आ रही है। दिस फर्स्ट लॉ लिखो बेटा, द डायरेक्शन ऑफ FL, small FL limiting force is opposite to the, is always opposite, हमेशा होती है, is always opposite to the, is always opposite to the tendency of the body, tendency of the motion of the body। बेटा क्या लिखा मैंने यहां, क्या लिखा बेटा मैंने यहां, द डायरेक्शन ऑफ एफ एल इज ऑलवेज अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। जहां से बॉडी की मोशन टेंडेंसी हो रही है ना, जहां एक एम्पेंडिंग मोशन है, जहां कोशिश करते हैं चलने की, उसी के अपोजिट लग रही है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। याद रखना बस, सिंपल वर्ड्स में आई बात समझ में। क्या है पहला लॉ, जहां से बॉडी, अगर यहां हम अप्लाई करेंगे फोर्स, देखो बेटा अगर यहाँ ये बॉडी यहाँ है, अगर यहाँ हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कोशिश करेगी, यहाँ टेंडेंसी ऑफ मोशन है लेकिन रेस्ट में है ना बॉडी तो रेस्ट में है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक का मतलब कि भी रेस्ट में है लेकिन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बाद जो फोर्स लगाएंगे चलेगी बॉडी, मूव करेगी।
तो देखो बेटा क्या है कि ये रेस्ट में है बॉडी, लेकिन अगर आपने फोर्स अप्लाई यहां किया तो यहाँ इस डायरेक्शन में वापस आएगा क्या बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ टेंडेंसी है, मोशन ऑफ टेंडेंसी इज दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। हाँ, तो द डायरेक्शन ऑफ एफ एल इज ऑलवेज अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, बट व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, अभी बॉडी की मोशन नहीं आ रही, लेकिन कोशिश कर रही है जहां जिस डायरेक्शन में चलने की, इसी के अपोजिट में आ रही है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। टेंडेंसी यहाँ है लेकिन एफ एल यहाँ है, अगर बेटा टेंडेंसी यहाँ है तो एफ एल यहाँ है, ठीक है ना। ओके बेटा, देखो बेटा दूसरा पॉइंट, दूसरा लाइक है सेकंड लॉ बेटे, ये है कि सेकंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल ये फंडामेंटल लॉ नहीं है बेटे, इंपेरिकल लॉज है, फंडामेंटल नहीं है बेटे। ओके वेरी नाइस, लेकिन बहुत काम आएगी ना, हाँ फ्रिक्शन में जबरदस्त काम आएगी, देखना आगे एक लॉ है जबरदस्त काम आएगा फ्रिक्शन में। तो बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ, सेकंड लॉ क्या है बेटा, देखो क्या है, अभी हमने निकाला कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन upon the apparent area of the two bodies, does not depends upon the apparent area of the bodies, apparent area of the bodies which are in contact with each other. क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ, एफ एल डज नॉट डिपेंड करता है किस पर बेटा, अभी मैंने डिस्कस किया ना मॉडर्न थ्योरी में, एफ एल डज नॉट डिपेंड अपॉन द एपरेंट एरिया ऑफ द टू बॉडीज विच आर इन कंटेक्ट विद ईच अदर। देखो बेटा ये है, ये ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बेटा मैंने बनाई, ये ए बॉडी है, तो बेटा मान लीजिए कि ये दूसरी बॉडी है ना, बी बॉडी, ये अपरेंट एरिया यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो इनके दरमियान है, ये अपरेंट एरिया है, ठीक है ना बेटा, यहां से यहां तक बेटा और यहां से यहां तक जो इनके दरमियान कांटेक्ट में है, एंड दैट इज नोन एज अपरेंट एंड दिस इज नोन एज एक्चुअल। इस एरिया पर डिपेंड नहीं करे, भी मैंने एक्सप्लेन किया ना बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि एडिसिव प्रेशर होता है, एडिसिव प्रेशर किसी बार फोर्स बटा एरिया, जितना बेटा ये एरिया जैसे ऐसे लिखा ना बेटा, प्रेशर लिखा था, एडिसिव प्रेशर किसी बार है फोर्स बाय एरिया, जितना ये एरिया बढ़ेगा इतना फोर्स बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो दैट एडिसिव प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगी, वो मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो बेटा ठीक है ना, तो क्या लिखा है मैंने यहाँ, एफ एल डज नॉट डिपेंड अपॉन द अपरेंट एरिया ऑफ द टू बॉडीज which is in contact with each other, तो इनका अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शन, ठीक है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये दूसरा लॉ है। तो तीसरा लॉ क्या है बेटा, व्हाट इज हियर थर्ड लॉ, तो एफ एल किस पर डिपेंड करेगा, एफ एल डिपेंड्स अपॉन, अगर इस पर डिपेंड नहीं करता तो किस पर फिर डिपेंड करता है, डिपेंड तो जरूर करना चाहिए, एफ एल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस, एफ एल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, nature of the two surfaces and nature of the material of the two surfaces, nature of the material of the two bodies, nature of the material of two surfaces which are in contact with each other, bodies लिखो या surface लिखो no problem, which are in contact with each other। क्या बेटा लिखा मैंने यहाँ, एफ एल डिपेंड्स अपॉन द, ये बेटा लिखा आपने यहाँ, ये लिखो, ये ऐसी है इसका, ठीक है, ये इसका है, एफ एल डिपेंड्स अपॉन द, किस पर डिपेंड करता है बेटा,
एफएल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। नेचर क्या होता है बेटा? नेचर ऑफ सरफेस मींस के रफ सरफेस का एक नेचर होता है और बेटा स्मूथ सरफेस का दूसरा नेचर होता है, और बेटा वेट सरफेस का नेचर एक होता है और बेटा ड्राई सरफेस का नेचर एक होता है। तो ड्राई सरफेस के लिए फ्रिक्शन एक और वेट सरफेस के लिए फ्रिक्शन एक, और बेटा रफ सरफेस के लिए फ्रिक्शन एक और स्मूथ सरफेस के लिए फ्रिक्शन एक। रफ सरफेस के लिए फ्रिक्शन ज्यादा है, स्मूथ सरफेस के लिए फ्रिक्शन कम है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथ के लिए फ्रिक्शन अगेन ज्यादा है। वेट सरफेस पर अगर दो बॉडीज वेट हो तो वेट पर थोड़ा फ्रिक्शन कम होती है, दो बॉडीज की अगर वेट है, लेकिन अगर ड्राई है तो ड्राई पर ज्यादा है, ठीक है। तो ये है स्मूथ सरफेसेस। लेकिन मटेरियल पर भी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द टू सरफेस, देखो बेटा ये अगर एक बॉडी है, अगर वुड इज इन कांटेक्ट विद द कंक्रीट तो कम फ्रिक्शन, लेकिन अगर आयरन इज इन कांटेक्ट विद कंक्रीट तो ज्यादा फ्रिक्शन। या रबर टायर से ना, रबर टायर का नेचर एक है और आयरन टायर का नेचर एक है। अगर रबर टायर चलेगा ना रोड पर तो कम फ्रिक्शन, लेकिन अगर आयरन टायर चलेगा किस पर आयरन व्हील चलेगा, सड़क पर अगर चलेगा ना रोड पर तो ज्यादा फ्रिक्शन। दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल, दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल। तो फ्रिक्शन इस पर डिपेंड करती है। एफएल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। क्या टू सरफेसेस बेटा क्या है, ये रफ है या स्मूथ, इस पर डिपेंड करता है। वेट है या ड्राई तो फ्रिक्शन चेंज हो जाएगी। एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि रबर और रोड के दरमियान एक फ्रिक्शन, लेकिन बेटा आयरन और रोड के दरमियान दूसरी ज्यादा फ्रिक्शन। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये थर्ड है। अब बेटा इसके बाद आखिरी लॉ क्या है? आखिरी लॉ जो मैथमेटिकल लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा आखिरी लॉ क्या है यहाँ? बेटा देखो क्या है, फोर्थ लॉ ये FL limiting frictional force is directly proportional to बेटा नॉर्मल और नॉर्मल रिएक्शन लिखो, नॉर्मल फोर्स लिखो, खाली नॉर्मल लिखो या नॉर्मल रिएक्शन लिखो या नॉर्मल फोर्स लिखो। FL लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये है बेटा फोर्थ लॉ, जबरदस्त लॉ है, ये आगे काम आएगा बेटा। क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ? FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, सीडी है। FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, दिखाएंगे बेटा। यहां मैंने एक सरफेस ले ली, रफ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर स्मूथ लेंगे तो जीरो फ्रिक्शन, अगर एक्स्ट्रा स्मूथ तो ज्यादा फ्रिक्शन। तो रफ का मतलब है थोड़ा फ्रिक्शन है। देखो बेटा क्या है, यहाँ मैंने एक बॉडी ले ली, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। लेट इट्स मास इज m, तो नीचे लगने वाला फोर्स क्या है बेटा? इसका mg, दैट इज वेट, आपको पता है। और इसी बॉडी पर जो इसकी वेट की वजह से प्रेसिंग हो रही है और प्रेसिंग की वजह से ग्राउंड वापस यहाँ डायरेक्शन देता है किस पर? बॉडी पर, एंड दैट इज नोन एज नॉर्मल और नॉर्मल रिएक्शन, ये आपको पता है। अगर ये बॉडी रेस्ट में है बेटा, अगर ये रेस्ट में है तो बेटा नॉर्मल किसी होता है, नॉर्मल होता है किसी बार ना ऊपर जाएगी ना नीचे, तो नॉर्मल होता है mg के बराबर। अगर रेस्ट में भी नहीं है तो, लेकिन बेटा यहाँ रेस्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि हम लिमिटिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। लिमिटिंग इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये रेस्ट में ही बात, ठीक है ना। तो नीचे बेटा वेट है और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन अभी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आया, नहीं वजूद में आएगा अभी, क्योंकि जब तक हम इस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टार्ट हो गई फ्रिक्शन, क्योंकि ये फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी ट्राइज टू मूव और मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। अगर ट्राई नहीं करेगी या नहीं चलेगी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी तो फ्रिक्शन का कोई कांसेप्ट नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन ही नहीं हो पाता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बेटा आप फ्रिक्शन क्या इस वक्त बता, फ्रिक्शन क्या है? जीरो फ्रिक्शन है। आप बेटा क्या करेंगे यहाँ? आप अप्लाई करेंगे एफ अप्लाई। आप यहाँ एफ अप्लाई करें तो यहाँ बेटा वापस आई लिमिटिंग, मान लीजिए कि ये मैक्सिमम, और इसके बाद जो आप फोर्स देंगे तो ये मूव करेगी, इससे मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, और जो वापस फ्रिक्शन आएगी दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिकॉज इट इज द मैक्सिमम, एस मैक्सिमम है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या है, दिस FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। क्या लिखा है? FL क्या लिखा है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। देखो बेटा कैसे, जितना इसका मास ज्यादा होगा इसका इतना वेट ज्यादा होगा, जितना वेट ज्यादा होगा इतना नॉर्मल होगा, क्योंकि नॉर्मल किसके बराबर है बेटा? mg के बराबर।
जितना नॉर्मल ज्यादा होगा इतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मोशन में लाने के लिए। तो इसलिए इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन भी, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो भी ज्यादा होगा। अगर बेटे इसका मास कम है तो वेट कम है तो नॉर्मल रिएक्शन भी कम है, तो आपको कम ही फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। और इस वक्त जो लिमिटिंग मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो आएगी, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो कम ही होगी। तो FL इज डायरेक्ट टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना इसका वेट ज्यादा, इसकी इतनी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, इसका इतना ज्यादा अप्लाई करना होगा आपको फोर्स ताकि मोशन में आ जाएंगे। तो अप्लाई करने से तो इतना लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे इतना ही, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आएगा ना किस पॉइंट पर ये मूव करेगी, तो इसी पॉइंट पर जो वापस आएगा ना फोर्स, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो FL इज डायरेक्टली टू नॉर्मल। आई बात समझ में? ओके, वेरी नाइस। आई बात समझ बेटे, समझ लो FL इज डायरेक्टली टू नॉर्मल। एक बार फिर बताएंगे। नीचे क्या लगता है? वेट। तो जितना m ज्यादा है इतना बेटा वेट ज्यादा, जितना वेट ज्यादा है इतना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा इतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई फोर्स ताकि मूव हो जाए। तो इतना वापस क्या आएगा? FL। तो FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, वेरी नाइस। हां, ओके, वेरी नाइस। तो बेटा लेट अस हियर, बेटा मूव करेंगे, लेट्स मूव फर्दर हियर। ओके, वेरी नाइस। तो हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो बेटा क्या, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखो बेटा क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हमने यहाँ लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या लिखा है बेटा मैंने यहाँ? लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये म्यू एल से लिखते हैं, म्यू एल से डिनोट करते हैं, म्यू एल से। यहाँ छोटा एल लिखो, म्यू एल से लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, क्या लिखा बेटा मैंने? क्योंकि अभी लॉज पढ़े हमने लिमिटिंग लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, तो बेटा आप पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ ऐसे लिखो बेटा, बेटर ये है, बेटर नेम है इसका, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा किसी लिखेंगे? म्यू, और यहाँ एल लिखेंगे, म्यू एल से लिखेंगे। तो म्यू एल से मैंने डिनोट किया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना? ये किसके बात है? देखो बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ, देखो बेटा यहाँ बॉडी बना गया ऐसे डायग्राम। ठीक है ना? यहाँ मैंने एक ब्लॉक रखा और इस ब्लॉक का मास मान लीजिए बेटा m है, तो बेटा नीचे लगने वाला m kg इसका 5। ठीक है ना? तो नीचे लगने वाला वेट है, दैट इज mg, पता है आपको। और यहाँ ऊपर लगने वाला क्या है? नॉर्मल। ठीक है ना? ओके, वेरी नाइस। तो बेटा ये म्यूएल होता है, इट इज डिफाइंड एज, म्यूएल होता है बराबर बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन। याद रखा? ये किसके बाद होता है बेटा? डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यहां बेटा अगर हम अप्लाई क्या करेंगे बेटा? फोर्स। ठीक है ना? तो यहां वापस क्या आएगी बेटा? यहां क्या होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना? इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स, तो द नॉर्मल फोर्स लिखो या नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना बेटा? तो मैथमेटिकली मैंने बेटा ये लिखा है, क्या म्यू एल का मतलब क्या है? इट इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब है बटा, बेटा है ना, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना? याद रखा? FL बाय एन लिखा बेटा। ठीक है ना? ओके, वेरी नाइस। याद रखा? ये क्या है? FL इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और बेटा एन क्या है? एन हियर इज बेटा नॉर्मल रिएक्शन। एन क्या है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना? तो बेटा ऊपर भी फोर्स, नॉर्मल भी फोर्स, लिमिटिंग ये भी फोर्स। तो बेटा पता है इसका एस यूनिट क्या होगा? एस यूनिट का नो, इट हैज नो यूनिट्स। व्हाई? इट हैज नो यूनिट्स। व्हाई? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ऊपर भी बेटा फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, और नीचे भी नॉर्मल रिएक्शन भी होता है फोर्स। तो फोर्स बाय फोर्स ये कैंसिल हो गया है, तो इसका इट हैज नो यूनिट्स।
Thus it has no interest. Why? Because it is the ratio of two same physical quantities, and here same physical quantities are force. बेटा ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, नीचे नॉर्मल एक्शन है। आई बात समझ में? तो ऐसा यूनिट क्या है इसका बेटा? इट हैज नो यूनिट। ओके वेरी नाइस। FL बाय एन याद रखो, FL बाय एन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल एक्शन। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा म्यू एल डिपेंड्स अपॉन, ये म्यू एल किस पर डिपेंड करता है? म्यू एल डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन टू थ्री फैक्टर्स। यहां लिखेंगे किस किस पर डिपेंड करता है। लेट्स सी हियर, इस पर किस किस पर डिपेंड करता है। पहले बेटे म्यू एल करता है डिपेंड, म्यू एल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस, नेचर ऑफ टू सरफेसेस which are in contact with each other। ये एक सरफेस है बेटा और ये ग्राउंड की सरफेस है। ये सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है, चाहे स्मूथ है, रफ है, नेचर तो इसी को कहते हैं, ड्राई है या वेट है, क्या है। ओके वेरी नाइस। तो बेटे ये म्यू एल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। म्यू एल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस which are in contact with each other। ओके वेरी नाइस, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है? डिपेंड्स वाई बेटा, क्योंकि नेचर ऑफ सरफेस का मतलब क्या है कि देखो बेटे क्या रफ के लिए, रफ सरफेस के लिए ज्यादा होगी फ्रिक्शन। रफ सरफेस की क्या होगी बेटा? रफ सरफेस की म्यूएल ग्रेटर होगा, म्यूएल ज्यादा होगा। और बेटा स्मूथ के लिए क्या होगा? म्यूएल ज्यादा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा है, तो म्यूएल ज्यादा है। लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथ के लिए नहीं, म्यूएल कम है, म्यूएल कम है बेटा स्मूथ के लिए, काम है स्मूथ के लिए। और एक्स्ट्रा स्मूथ के लिए क्या है? एक्स्ट्रा स्मूथ ऑफ टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट, इनका नेचर अगर एक्स्ट्रा स्मूथ हो तो बेटा म्यूएल ज्यादा होगा। अगेन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। चेंज आ गई। तो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ। और ये भी बेटा वेट अगर वेट सरफेस लेंगे तो कम होगा, अगर ड्राई तो ज्यादा होगी, ठीक है ना। दैट्स आल्सो नेचर ऑफ सरफेस। तो बेटा मैंने लिखा इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेस व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये किस पर डिपेंड करता है? देखो बेटा ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ टू सरफेस। देखो बेटा दूसरा पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द it depends upon the nature of it depends upon the nature of it depends upon the nature of two it depends upon the nature of the material of nature of the material of two surfaces which are in contact with each other, which are in contact with each other। which are in contact with each other। बेटा देखो बेटा, मैंने पहले ही कहा कि अगर बेटा आयरन टायर्स किस पर चलेंगे? रोड पर, ठीक है ना। रोड मैकडम पर, कंक्रीट पर चलेगा तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी। लेकिन अगर आयरन टायर के बजाय हम रबर टायर लाएंगे तो रबर टायर पर कम फ्रिक्शन लगेगी। उसको कहते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। क्योंकि रबर का नेचर एक है और बेटा आयरन का नेचर दूसरा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन ये कोएफिशिएंट, जितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा इतना फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा इतना फ्रिक्शन कम होगी, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है ना। आयरन सरफेस के लिए ज्यादा होगा, अगर आयरन सरफेस कहीं होगी तो ज्यादा होगा, और अगर कहीं रबर होगा तो रबर के लिए कम, कहीं बेटा वेट के लिए, रबर के लिए बेटा कम, कभी वेट के लिए कभी कम, कभी ड्राई के लिए कभी ज्यादा, ठीक है ना। दैट इज मींस नहीं वेट नहीं बेटा, सॉरी यहाँ बेटा मटेरियल मैंने कहा, मटेरियल तो यही है, मटेरियल तो बेटा सॉरी है, मटेरियल आयरन, यहाँ बेटा आयरन के लिए एक और रबर के लिए कुछ और, वुड के लिए कुछ और, ठीक है ना। तो डिफरेंट सरफेस के लिए डिफरेंट फ्रिक्शन वैल्यू है, डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ओके वेरी नाइस।
तो बेटा लेट अस हियर टेक ए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर इज, तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां करेंगे एंड दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या करेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो यहां बेटा एक और कॉन्सेप्ट लेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन याद रखा बेटा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसे होता है? लिमिटिंग म्यू आर किसे होता है बेटा? वो होता है एफ एल बाय नॉर्मल रिएक्शन। जबानी याद रखना। म्यू एल किसे आ रहा है? एफ एल बाय एन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए। अब यहां डिस्कस करेंगे बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेट अस डिनोट इट बाय थीटा। चलो थीटा से डिनोट करेंगे। यहां एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे डिनोट करेंगे? थीटा से। देखो बेटा क्या होता है। अगेन मैं लूंगा बेटा ऐसे सरफेस मैंने ले ली और बेटा मैंने यहाँ ले लिया एक ब्लॉक और इस ब्लॉक का मैस बेटा मान लीजिए कि मैंने एम कीजिए इसका, और बेटा नीचे लगने वाला वेट है ना, वेट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है ना। और बेटा यहाँ इसको ऊपर लगेगी नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल इसको कहेंगे नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या अगर आप फोर्स यहाँ अप्लाई करेंगे बेटा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, एफ अप्लाई यहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ आप पुल करेंगे एफ अप्लाई यहाँ करेंगे बेटा, एफ अप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ वापस क्या आएगा बेटा? यहाँ क्या आएगा वापस? इस सरफेस में क्या आएगा? एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। बात सही समझो बेटा। यहाँ एफ अप्लाई आपने किया लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ आएगी, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो ये एफ एल और एन का रिजल्टेंट है, क्योंकि कंटेक्ट है, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स हियर। ये एफ एल बेटा यहाँ टेंजेंशियल है। क्या फर्क है? ये नॉर्मल फोर्स है इसीलिए परपेंडिकुलर। किसको नॉर्मल? क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर टू द टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, इनके परपेंडिकुलर है। लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंशियल होता है, द टू सरफेस व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, उनके टेंजेंशियल होता है ये कांटेक्ट फोर्स। यही फर्क है। ये भी कांटेक्ट फोर्स है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन ये नॉर्मल एक्ट करता है बिटवीन द टू सरफेसेस, नॉर्मल एक्ट करता है। लेकिन ये बिटवीन द टू सरफेसेस टेंजेंशियल अपोज एक्ट करता है। टेंजेंशियल फोर्स है ये, ऑलवेज टेंजेंशियल फोर्स, मैंने स्टार्ट में कहा, ठीक है ना। अब इनका रिजल्टेंट इस और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? अरे नॉर्मल फोर्स का, इस कांटेक्ट फोर्स का और इस कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? नेट कांटेक्ट फोर्स। नेट कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एंड टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स, एंड टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। इनका यहाँ रिजल्टेंट ऐसे आएगा बेटा। यहाँ रिजल्टेंट ये है इनका रिजल्टेंट, मान लीजिए ये रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट नेट फोर्स जो है ना, नेट कांटेक्ट फोर्स, दैट आर इज नेट कांटेक्ट फोर्स। ये नेट कांटेक्ट फोर्स क्या बनाता है? थीटा किसके साथ? नॉर्मल के साथ। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? व्हाट इज आर हियर? दिस आर इज नेट कांटेक्ट फोर्स। क्या है आर बेटा? यहाँ लिखिए आर क्या है बेटा? आर इज नेट कांटेक्ट फोर्स। किसके दरमियान रिजल्टेंट है? नेट कांटेक्ट फोर्स बिटवीन एफ एल एंड नॉर्मल। ये नेट कांटेक्ट फोर्स आर कितना एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ? इसी थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। क्या बेटा लिखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन द नेट कांटेक्ट फोर्स इट इज द एंगल बिटवीन नेट कांटेक्ट फोर्स है ना, और रिजल्टेंट कांटेक्ट, या रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। It is the angle between the net contact force और इसको R रिजल्टेंट कहते हैं, between F L and N, that it makes with between F L and L, इसी का है ना ये रिजल्टेंट। that it makes with, ये किसके साथ बनाया गया जो that it makes with the normal। that it makes with the normal। क्या बेटा लिखा मैंने? it is the angle between, it is the angle between the net contact force ये फोर्स बेटा ये, that is और between किसके दरमियान? between FL and M के दरमियान जो नेट फोर्स है, that it makes जो ये बनाता है किसके साथ? नॉर्मल के साथ, ठीक है ना। here थीटा इज, थीटा क्या है बेटा? ये थीटा बेटा क्या है? here थीटा इज, यहाँ लिखेंगे बेटा, चलो मान लीजिए कि यहाँ ऐसी रिजल्टेंट ये है,
ये एफएल है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, इनका रिजल्टेंट ये आया आर, ठीक है ना, आर लिखो इसका। यहाँ ये भी बेटा क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखो बेटा, ये है यहाँ अगर देखेंगे बेटा एक्चुअली है कि ये नॉर्मल है, यहाँ एफएल है, ये एफएल कि भाई ये और ये एफएल है ना बेटा, ये अगर यहाँ नॉर्मल है तो बेटा यहाँ भी क्या होगा, यहाँ ये भी होगा क्या नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी एन होगा अगर ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, क्योंकि पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये एफएल है और ये भी एफएल है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। ओके, अब थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, किस किसके दर यहाँ लिखेंगे बेटा, मान लीजिए ए ओ और यहाँ लिखेंगे बेटा इन जहाँ ये तीनों का संगम हो रहा है, जहां से ये तीनों दरिया ने संगम इन तीनों वेक्टरों का है ना बेटा, यहाँ ए और बी मान लीजिए और इसको मान लीजिए सी है। देयरफॉर एंगल बेटा ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा हियर इज बेटा ये क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ये बेटा। तो बेटे थीटा क्या है, यहाँ थीटा ये एंगल क्या है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन between net resultant of this FL and normal that this makes with the normal के साथ बनाता है, ठीक है ना। जो रिजल्टेंट ऑफ FL एंड नॉर्मल ये है, ये रिजल्टेंट किसके साथ, नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। अब देखो बेटा तमाशा, आई बात समझ में, हाँ सर आई बात समझ में। देखो बेटा क्या है, अब यहाँ क्या है इस ट्रायंगल में, इन राइट एंगल किस ट्रायंगल में बेटा, बी ए ओ बी में, यहाँ ऐसे लिखो बेटा, ओ ए बी में क्योंकि यहाँ 90 है, ओ ए बी में पता बेटा tan थीटा किस बार आएगा, tan थीटा आएगा, tan थीटा ये थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए बी, और बेस क्या है बेटा, बेस इज ओ ए, लेकिन ए भी किसके बारे है, ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, और बेटा ओ ए क्या है, ओ ए तो बेटा नॉर्मल है, तो देयरफॉर tan थीटा किसके बारे है, tan थीटा बेटा है यहाँ एफ एल बाय एन। बट डियर स्टूडेंट्स वी नो, बट इसकी लिखो फर्स्ट इक्वेशन, बट बेटा हमको पता है, क्या पता है बेटा हमको, बट वी नो, बट हमको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बात है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बट वी नो बेटा क्या पता है हमको, क्या पता है बताए, बट वी नो बेटा म्यू एल किसके बात है, म्यू एल इज इक्वल टू एफ एल बाय नॉर्मल, ठीक है ना। इसके लिखो सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल एक्शन। ये डेफिनेशन है किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बता बेटा क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा क्या आएगा, ये भी एफ एल बाय एन के बराबर है tan थीटा, और बेटा एफ एल एन के यहाँ म्यू एल के बराबर, तो म्यू एल किसके बराबर आएगा, देयरफॉर म्यू एल इज इक्वल टू tan थीटा। तो बेटा आपको पता है किस किसके दरमियान रिलेशन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये रिलेशन किस किसके दरमियान म्यू एल, ये किस किसके दरमियान बेटा यहाँ लिखेंगे। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ, म्यू एल इज इक्वल टू tan थीटा। बता बेटा ये किस किसके दरमियान है रिलेशन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन बेटा किस किसके दरमियान है, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन किस किसके दरमियान, बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड एंगल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा म्यू एल से लिखते हैं, लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखो या स्टार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, एंड बेटा किसके साथ, एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ किसे लिखा, थीटा से। ओके वेरी नाइस, तो बेटा ये है इसके साथ ही, ये याद रखना बेटा जबानी, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और बेटा इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे। वेरी नाइस।